Dear students, BSc Part 3rd Physical Chemistry Unit number 4 Photochemistry वीडियो नंबर 6। अभी तक आपने फोटोकेमिस्ट्री में फोटोकेमिकल रिएक्शंस और जेबलोंस्की डायग्राम, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड लॉ ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। आज हम क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता को हम क्वांटम यील्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वांटम दक्षता। क्वांटम दक्षता का मतलब है कि हमने किसी भी क्रिया, हमारे पास क्रियाकारक अणु हैं और उन अणुओं पर हम फोटोन डाल रहे हैं। ये फोटोन क्रियाकारी अणुओं द्वारा अवशोषित होते हैं और क्रियाकारी अणु जो हैं उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उत्पाद कब बनेंगे? जब क्रियाकारी अणु फोटोन को अवशोषित करेंगे। यदि हम एक निश्चित संख्या में फोटोन किसी क्रियाकारी अणुओं पर आपतित करते हैं और वो क्रियाकारी अणु इन फोटोन को अवशोषित करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो हमने कितने फोटोन डाले और जो फोटोन हमने डाले उससे कितने क्रियाकारी अणुओं ने उसका अवशोषण किया और अवशोषण करने के पश्चात वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही आपके लिए क्वांटम दक्षता होगी। यानी कहने का मतलब एक निश्चित समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में यदि हम क्रियाकारी अणुओं की निश्चित समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में यदि अवशोषित क्वांटा की संख्या का भाग दे देते हैं तो हमें क्वांटम दक्षता या क्वांटम यील्ड प्राप्त हो जाती है। जनरली होता क्या है कि अभी अभी आपने लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, पिछले वीडियो में आपने लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल जो है एक क्वांटा या फोटोन का अवशोषण करता है। कहने का मतलब यदि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 अणु जो हैं 100 मॉलिक्यूल या 100 अणु जो हैं 100 फोटोन का अवशोषण करेंगे और ये 100 फोटोन का अवशोषण करने के पश्चात ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यदि हमारे मान लीजिए प्रोडक्ट हमें 50 ही मिलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी क्वांटम दक्षता 50% हो गई है। तो क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं। हमने प्रकाश रासायनिक तुल्यता या सार्क-आइंस्टीन के नियम में पढ़ा था कि वन मॉलिक्यूल वन फोटोन के नियम में हमने पढ़ा कि केवल प्राथमिक रासायनिक अभिक्रियाओं पर ही ये लागू होते हैं और इस नियम के अनुसार एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करके सक्रियत होता है और अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बनाता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? ऐसी स्थिति में क्रियाकारी अणुओं की संख्या और अवशोषित फोटोन की संख्या का अनुपात एक होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यदि हम 100 फोटोन आपतित कर रहे हैं तो 100 मॉलिक्यूल उन फोटोनों का अवशोषण करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारी क्वांटम दक्षता जो है 1 हो जाएगी या 100% हो जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जितने फोटोन आपतित होते हैं उतनी संख्या में उत्पाद प्राप्त नहीं होते हैं। तो किसी रासायनिक, तो इसको हम फिर से डिफाइन करते हैं। एग्जैक्ट जो इसकी डेफिनेशन है क्वांटम दक्षता की उसको आप देखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्वांटम दक्षता कहते हैं। फिर से देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्वांटम दक्षता कहते हैं। क्वांटम दक्षता को फाई के द्वारा डिनोट किया जाता है या इसे फाई के द्वारा लिखा जाता है। फाई के द्वारा यहाँ फाई जो है यहाँ पर 2-3 रूपों में जो है एक्सप्रेस किया गया है, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं या एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फाई क्या है? किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटा उसी समय में अवशोषित क्वांटा की संख्या। या तो हम इसको इस तरह से परिभाषित कर दें। दूसरा हमारा जो है इसका फॉर्मूला या सूत्र जो है क्वांटम दक्षता, फाई इक्वल्स टू किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले क्रियाकारक के मोलों की संख्या बटा उसी समय में अवशोषित आइंस्टीन की संख्या।
यानी अणुओं की संख्या को हमने किस में ले लिया, मोल के रूप में ले लिया। तो यहाँ हम जब अणुओं की संख्या को मोल में लेते हैं तो उसी समय हमें जो है जो अवशोषित क्वांटा की जो संख्या है उसको भी हमें आइंस्टीन में लेना होगा। पिछली वीडियोज में आपने एक आइंस्टीन के बारे में पढ़ा। एक आइंस्टीन यानी एक मोल अणुओं के द्वारा अवशोषित जो फोटॉन्स की संख्या होती है वो एक आइंस्टीन होती है। तो यानी फाई का मतलब यहाँ है कि किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले क्रियाकारक के मोलों की संख्या बटा उसी समय में अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। एक और डेफिनेशन इसकी है, फाई इक्वल्स टू, यदि हम इकाई समय में क्रियाकारक के मोलों की संख्या की हम बात करते हैं तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग के नाम से भी जानते हैं। तो फाई बराबर यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग बटा अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। तो तीनों ही फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। पहले फॉर्मूले में अणुओं की संख्या तो अवशोषित क्वांटा की संख्या दे रखी है एक दूसरे के बटा में, और दूसरे जो फॉर्मूला है उसमें अवशोषित अणुओं की संख्या के स्थान पर मोलों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर अवशोषित जो क्वांटा की संख्या है उसको भी अपन जो है आइंस्टीन में कन्वर्ट कर देंगे। और तीसरा जो है क्रियाकारक के मोलों की संख्या इकाई समय में है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग कह देंगे। तो फाई का हमारा जो नया फॉर्मूला हो गया वो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग बटा अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके द्वारा फाई को समझाया गया है या क्वांटम दक्षता को समझाया गया है। H2Br2 फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जब हम फोटॉन्स इसके ऊपर आपतित करते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्शन करके फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान 2HBr बनाती है। जब ये 2HBr बनती है देन इसका मान फाई का जो मान है वो वहां पर 0.01 आता है। कहने का मतलब यदि हम इस रासायनिक अभिक्रिया में 100 फोटोन आपतित करते हैं तो एक अणु जो है उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो 1/100 लिखते ही इसकी जो फाई का मान है वो आ जाएगा 0.01। तो यहाँ आप इस रासायनिक अभिक्रिया में देख रहे हैं कि क्वांटम यील्ड बेहद कम जो है आपको नजर आ रही है। कहने का मतलब अगर हम 100 फोटोन डालते हैं तो एक अणु जो है उत्पाद में कन्वर्ट होता है। जबकि आपने सार्क-आइंस्टीन के नियम में क्या पढ़ा कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन का अवशोषण करता है। अवशोषण तो हो गया लेकिन ये जरूरी नहीं कि अवशोषित करने के पश्चात जो उत्तेजित अणु है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही। अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, किन्हीं अन्य कारणों से वो डीएक्टिवेट हो जाता है तो वह उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाता है। और जब वह उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाता है तो क्वांटम दक्षता हमारी कम हो जाती है। दूसरा एक और एग्जांपल है, फाई का रिजल्ट है 10⁶। यानी यदि हम एक फोटोन डालें तो उससे 1,00,000 अणुओं का डिकम्पोजिशन अगर हो जाता है तो या 1,00,000 अणु जो हैं एज ए प्रोडक्ट के रूप में जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं तो उसके लिए क्वांटम दक्षता का मान बहुत ज्यादा प्राप्त हो रहा है। और ये क्वांटम दक्षता का मान यहाँ पर फाई का मान आ रहा है 10⁶। तो H2 और Cl2 दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये HNu जब इसके ऊपर डालते हैं फोटॉन्स डालते हैं तो 2HCl बनता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वांटम दक्षता का मान अत्यधिक होता है और ये क्वांटम दक्षता का मान 10⁶ तक चल। यदि हम एक फोटोन H2 + Cl2 के ऊपर डालते हैं तो हमें प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है उसकी मात्रा फाई का जो मान होगा वो 10⁶ होगा। अब हम ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट क्वांटम दक्षता। क्वांटम दक्षता के बाद हम बात करते हैं क्वांटम दक्षता का प्रायोगिक निर्धारण। हम क्वांटम दक्षता को प्रायोगिक रूप से किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। क्वांटम दक्षता का प्रायोगिक निर्धारण। क्वांटम दक्षता का प्रायोगिक निर्धारण करने के लिए प्रति सेकंड अवशोषित अणु बटा प्रति सेकंड अवशोषित क्वांटा, या कह दीजिए आप अभिक्रिया का वेग बटा प्रति सेकंड अवशोषित क्वांटा। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के माध्यम से जो है हम क्वांटम दक्षता का प्रायोगिक निर्धारण करते हैं। डायग्राम में आप देखिए शुरू में यहाँ पर जो है प्रकाश स्रोत है यहाँ जिससे कि प्रकाश जनरेट होता है या प्रकाश उत्पन्न होता है। स्लिट के माध्यम से जो है इस प्रकाश को एक निश्चित दिशा दी जाती है
और ये लेंस बी से होकर के गुजरता है। लेंस बी से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो मोनोक्रोमेटर से होते हुए, या मोनोक्रोमेटर जो है इसको एक वर्णी प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है और ये फिर स्लिट से होते हुए लेंस में पहुंचती हैं। लेंस ये किरणें पैरेलल होकर के जो हैं रिएक्शन चैम्बर या रिएक्शन सेल जिसको हम कहते हैं वहां पहुंचती हैं। ये रिएक्शन सेल एक थर्मोस्टेट होता है जिसमें टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक बोतल होती है, इसमें जिसको हम रिएक्शन चैम्बर कहेंगे, और इस रिएक्शन चैम्बर में जो बोतल आपको नजर आ रही है इसमें हम रिएक्शन मिक्सर को रख देते हैं। अब ये फोटॉन्स इस रिएक्शन सेल से होते हुए, इस रिएक्शन मिक्सर से होते हुए जो हैं डिटेक्टर पर पहुंचते हैं या संसूचक पर पहुंचते हैं। जब ये किरणें संसूचक पर पहुंचती हैं तो संसूचक पर पहुंचने कितनी किरणें पहुंचती हैं उसके आधार पर हम इनका डिटेक्शन करते हैं। इमेजिन कीजिए हमने 100 जो है रेडिएशंस डाली हैं, तो रिएक्शन मिक्सर से होने के पश्चात डिटेक्टर पर मान लीजिए अगर 80 जो रेडिएशंस हैं वो पहुंच, या 80 फोटोन ही पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 20 फोटोन का अवशोषण रिएक्शन मिक्सर के द्वारा हो गया है। तो इस तरह से डिटेक्टर जो है बची हुई जो फोटोन्स हैं उनको डिटेक्ट करता है कि कितनी फोटोन आपने डाली हैं और कितनी जो है रिएक्शन मिक्सर के द्वारा अवशोषित हो गई हैं और बची हुई फोटोन्स डिटेक्टर पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरा सेटअप है। इस सेटअप के द्वारा जो है हम डिटेक्टर जो है बची हुई जो फोटोन्स हैं अवशोषण के पश्चात शेष जो फोटोन्स हैं वो डिटेक्टर पर पहुंचती है और हम उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। यदि हम इस उपकरण के मुख्य भाग के बारे में बात करें तो इसके मुख्य भागों में से है, सबसे पहले है प्रकाश स्रोत। हमें प्रकाश स्रोत इस तरह का होना चाहिए, या प्रकाश स्रोत के रूप में जो हम ले रहे हैं वो हमारे लिए जो यूवी और विजिबल रेंज का होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी फोटोकेमिस्ट्री, तो फोटोकेमिस्ट्री में वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें 200 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक की जो है लाइट या फोटॉन्स या विकिरणों का उपयोग किया जाता है। 200 से 400 तक के जो फोटॉन्स हैं उनको उत्सर्जित करने के लिए यूवी रेडिएशन की आवश्यकता होती है, जबकि 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक के लिए हमें विजिबल रेंज की जो है रेडिएशन आवश्यक होती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे जो रिएक्शन मिक्सर है उसमें जो हमने रिएक्शंस लगाई हैं उस रिएक्शन को किस प्रकार की जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या उस रिएक्शन को संपन्न होने के लिए किस प्रकार की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसके अनुसार ही हम स्रोत का निर्धारण करते हैं। पहला है जैसे प्रकाश स्रोत आ गया सूर्य की रोशनी जो विजिबल रेंज की होती है, 400 से 800 नैनोमीटर तक हमें जो है ये रोशनी प्रोवाइड कर, ये जो है हमें एनर्जी या जो रेडिएशन या विकिरण प्रदान करती हैं। इसके अलावा आर्क लैंप है, मरकरी वास्प लैंप है जो कि यूवी रेडिएशन को अपने को प्रोवाइड कराता है, डिस्चार्ज ट्यूब है, आदि में से किसी एक का उपयोग हम कर सकते हैं। यूवी और विजिबल के लिए हम टंगस्टन लैंप का उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर यहाँ पर जो है बहुत सारी रेडिएशंस आती हैं, तो यहाँ पर जो है विकिरणों का अवशोषण होता है और केवल उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का ही उत्सर्जन होता है। मोनोक्रोमेटर का मतलब होता है एक वर्णी प्रकाश, यानी कहने का मतलब यदि किसी प्रकाश में 7 रंग हैं और उसमें से मान लीजिए हमें एक रिक्वायर्ड नीली या ब्लू जो रोशनी है वही रिक्वायर्ड हो मान लीजिए, तो बाकी जो रेडिएशंस हैं उनका ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसे हमें जो रिक्वायर्ड लैम्बडा है वो या तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है वो हमें उपलब्ध हो जाता है। तो मोनोक्रोमेटर को अपन सेट करके एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है रिएक्शन सेल। अभिक्रिया सेल में जो है सैंपल डालते हैं और उसकी दीवारें जो है थर्मोस्टेट होती हैं और ये ग्लास या क्वार्ट्ज की बनी होती है। रिएक्शन सेल में जो रिएक्शन चैम्बर होता है उस चैम्बर में जो है अपन रिएक्टिंग जो है स्पीशीज को हम डाल देते हैं और ये जब फोटॉन्स इनके ऊपर आपतित होते हैं तो ये रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन के दौरान ये कितने फोटॉन्स का अवशोषण हुआ और बची हुई फोटॉन्स को जो है डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर यदि हम संसूचक की बात करें, जो लास्ट हमारा टॉपिक है संसूचक, ये संसूचक क्या करता है
एक्चुअल में संसूचक जो हैं बची हुई जो रिएक्शन सेल में जो फोटॉन्स आ रहे हैं, अवशोषण होने के बाद जो बचे हुए फोटॉन्स हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है और उनको जो है फिर इस रिएक्शन सेल में से बचे हुए फोटॉन्स जो है डिटेक्टर पर आपतित होते हैं और उनको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास 4 इस उपकरण के प्रमुख भाग हो गए, प्रकाश स्रोत, मोनोक्रोमेटर, रिएक्शन सेल और डिटेक्टर। अब डिटेक्टर हमारे यहाँ 3-4 प्रकार के हैं। इन डिटेक्टर्स की स्टडी हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।